दोस्तों नमस्कार। इस देश के भीतर में करोड़ों मंदिर हैं, लाखों मस्जिदें हैं, हजारों गिरजाघर हैं, सैकड़ों गुरुद्वारे हैं, लेकिन लोकतंत्र का मंदिर तो एक ही है। और लोकतंत्र के मंदिर पर अगर लाउड स्पीकर लगा दिया जाए और तार खींचकर इस देश के तमाम गांव गली कूचों में पार्लियामेंट के भीतर जो कुछ होता है अगर उसे सुनाने की शुरुआत कर दी जाए तो यकीन जानिए लाउड स्पीकर को लेकर बहस इस देश में उसके बाद नहीं होगी। और जो संसद यानी लोकतंत्र के मंदिर के भीतर इस देश में जातियों को लेकर जो भी मुद्दे उठे हैं और धर्म खासतौर से हिंदू और मुस्लिम को लेकर जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है और जिस तरीके से चर्चा हुई है उसको लेकर अगर इस देश के गांव खेड़े में लोग सुनने लगे तो फिर यह बहस बड़ी छोटी पड़ जाएगी कि आखिर लाउड स्पीकर की आवाज में आजान की आवाज ज्यादा तेज हो या फिर हनुमान चालीसा की। जोधपुर क्यों जल रहा है, मुंबई के भीतर पुलिस क्यों सक्रिय है, खरगोन में कर्फ्यू के बावजूद भी हिंसक घटनाएं क्यों हो रही है, संभल में गोलियां क्यों चल गई, देश के अलग अलग हिस्सों से जो भी खबरें आ रही है वो इस देश को बेचैन कर सकती है। लेकिन क्या वाकई इस देश के संसद के भीतर इस देश में जातियों को लेकर जब जब जो कमीशन बने और उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर जब चर्चा की शुरुआत हुई और उस चर्चा को कई कई दिन तक संसद के भीतर सुना गया, टेलीविजन स्क्रीन पर तो हाल में देखने की शुरुआत हुई है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए जिस वक्त नेहरू और लियाकत के बीच समझौता हुआ था अल्पसंख्यकों को लेकर, उस वक्त पार्लियामेंट के भीतर क्या बहस हो रही थी और किन सांसदों ने इस समझौते को लेकर भी अपनी मेंबरशिप को त्याग दिया था और उस देश में माइनॉरिटी को लेकर किस तरीके की चर्चा पार्लियामेंट यानी लोकतंत्र के मंदिर के भीतर किन किन शब्दों के जरिए हो रही थी। इन बातों को अगर 1950 से ही सुना जाता तो 2022 में इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती कि इस देश को एक साथ एक तरीके और नागरिकों की हैसियत से देखा जाए या फिर हिंदू और मुस्लिम में बांट कर देखा जाए। इस देश के भीतर में दलितों को लेकर, मुसलमानों को लेकर, ओबीसी को लेकर, शेड्यूल ट्राइब को लेकर और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को लेकर जितनी भी चर्चाएं हुई अगर सबको मिला दीजिएगा तो एक सच आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। इस देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति बड़ी नाजुक हो चली है और इस नाजुक परिस्थिति में कौन सा समाज, कौन सा समुदाय, कौन सी जाति, कौन से धर्म से जुड़े हुए लोग किस पायदान पर खड़े हैं, कोई ऊपर की पायदान पर है, कोई नीचे की पायदान पर है, लेकिन आर्थिक परिस्थितियां सभी की नाजुक है। बेरोजगारी और मुफलिसी हर समुदाय को अपने दायरे में समेटे हुए है। तो आज महत्वपूर्ण दिन भी है और आज चर्चा इस बात को लेकर भी हो जाए क्या वाकई लोकतंत्र के मंदिर से निकली हुई आवाजों ने ही इस देश में गिरजाघर, इस देश के भीतर में मस्जिद, इस देश के भीतर में मंदिर, इस देश के भीतर में गुरुद्वारे और इस देश के भीतर में तमाम समुदाय के भीतर जो सवाल उठते हैं उन सवालों का जवाब दे पाने की स्थिति में लोकतंत्र का मंदिर कभी आ नहीं पाया या फिर वह लकीरों को खींचते चला गया। शुरुआत कहां से की जाए? इस देश के भीतर में तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा बड़े और छोटे मंदिर हैं। अगर उसमें गांव के मंदिर, सड़क किनारे वाले मंदिर, ग्राम देवता, साईं बाबा, संतोषी माता या फिर जो तमिल कलाकारों को लेकर भी जो मंदिर बनते हैं, अगर सबको जोड़ दीजिएगा तो एक आंकड़ा हमारी रिसर्च टीम ने निकाला, तकरीबन 47 करोड़ 52 लाख इस देश में ऐसे मंदिरों की तादाद है। इस देश के भीतर में मस्जिदों की तादाद अलग अलग दृष्टि से निकल कर आती है। कहीं पर 3 लाख की जानकारी है, कहीं पर 5 लाख की जानकारी है। और इस देश के भीतर में जो चर्च हैं, जो जहां पर गिरजाघर हैं, उनकी संख्या 10,000 से ज्यादा है। यहां पर जो गुरुद्वारे हैं उनकी संख्या 200 से ज्यादा है। लेकिन लोकतंत्र का मंदिर तो एक ही है और इसी लोकतंत्र के मंदिर में 2014 के बाद से पहली बार देखा गया जिसकी सत्ता है उसने इस देश के मुसलमानों को दरकिनार कर दिया। ना तो टिकट दिया तो फिर जीतने का सवाल उनकी पार्टी से होता नहीं है और धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी आती चली गई। यह सवाल दलितों के भीतर भी लगातार रहा है और कभी आदिवासियों के भीतर भी रहा है। यह सवाल ओबीसी भी अपनी जनसंख्या को लेकर, उसकी गिनती को लेकर जिस भागीदारी की मांग करते हैं उनके भीतर भी यह सवाल है।
लेकिन जरा समझिए, 2014 में सिर्फ 23 सांसद मुस्लिम थे। 2019 में इनकी संख्या बढ़ गई और यह 27 पहुंच गई। इससे पहले की परिस्थितियों को जब आप पलटना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है यह सवाल आपके जहन में आए, तो क्या विभाजन के तुरंत बाद जो पहला चुनाव हुआ था उसमें कितने मुस्लिम सांसद थे? उसमें 11 मुस्लिम सांसद थे 1952 में, और 1957 में उनकी संख्या बढ़कर 19 तक पहुंच गई। और 1980 में सबसे ज्यादा मुस्लिम सांसद पार्लियामेंट के भीतर पहुंचे, लेकिन वह 10% भी हो नहीं पाए। उनकी संख्या 49 थी, 49। 10% का मतलब 54 होता है, क्योंकि 543 लोकसभा की सीटें हैं। दुनिया के मानचित्र पर भारत के भीतर में मुसलमानों की तादाद दुनिया के कई देशों से ज्यादा, और सही मायने में भारत के भीतर में सिर्फ इंडोनेशिया ही एक ऐसा देश है दुनिया में जहां भारत से ज्यादा मुसलमानों की तादाद है, तकरीबन 23 करोड़। और भारत के भीतर में 19.5 करोड़ मुसलमानों की तादाद मानी जाती है। 19.5-20 करोड़ पाकिस्तान के भीतर भी, उसकी भी जनसंख्या कमोवेश इतनी ही है, या माना जाता है 21 करोड़ तक है। तो भारत तीसरे नंबर पर मुसलमानों की दृष्टि से आ गया। इंडोनेशिया, पाकिस्तान और उसके बाद भारत के मुसलमान। बांग्लादेश में तकरीबन 16 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, जिसमें 15 करोड़ 37 लाख मुसलमान हैं। और अगर दुनिया के मानचित्र पर आप देखना शुरू कीजिएगा कि कौन कौन से देश हैं जहां पर सिर्फ मुस्लिमों की तादाद है, उन देशों की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां कोई अच्छी नहीं है। भारत के भीतर में, भारत के पूरे संदर्भ को अगर लीजिएगा तो सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बेहतर है, क्योंकि नाइजीरिया, इजिप्ट, ईरान, टर्की, अल्जीरिया, सूडान, ये तमाम देश ऐसे हैं, या फिर जहां पर सबसे बड़ी तादाद में 98, 99, 100% मुसलमान हैं, वो मालदीव का इलाका है, मॉरिटानिया का इलाका है, सोमालिया का इलाका है, टूनेशिया का इलाका है, अफगानिस्तान है, अल्जीरिया है, ईरान है, यमन है, मोरक्को है, निगर है। ये सारे देशों में लगभग 99-100% मुस्लिम ही है। लेकिन भारत की आर्थिक परिस्थिति जब सामूहिक तौर पर देखी जाती है तो इकोनॉमी का एनालिसिस किया जाता है कि भारत की इकोनॉमी दुनिया में विकसित होते देशों के करीब पहुंच रही है। लेकिन जैसे ही आप उसे बांटना शुरू करते हैं, जिस तरीके से हमने जिक्र किया था राज्यों का, राज्यों की बदहाली श्रीलंका से भी बुरी स्थिति में है, ठीक इसी तरीके से भारत के भीतर में मुसलमानों को लेकर एनालिसिस कीजिएगा तो इनके शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने को लेकर, इनकी आर्थिक परिस्थिति को लेकर एक नाजुक परिस्थिति आपके सामने उभरेगी। कमोवेश दलितों की स्थिति भी इसी तरीके से उभरेगी, आदिवासियों की परिस्थिति भी इसी तरीके से उभरेगी, और जो उच्च जाति के या ओबीसी के भीतर भी आएंगे तो उनकी स्थिति भी इस दौर में कोई अच्छी नहीं है। और जो ऊंची जातियां हैं वह भी आर्थिक तौर पर विपन्नता के शिकार हो चले हैं। लेकिन अगर भारत को सामूहिक तौर पर लीजिएगा तो असमानता का पैमाना भारत के भीतर और भारत की इकोनॉमी को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक अच्छी दृष्टि से रखता है। लेकिन उसके भीतर के दर्द और मवाद को बनाए रखने के लिए क्या लोकतंत्र का मंदिर काम करता है, यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि अगर राजनीतिक तौर पर जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेकर बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत साफ तौर पर कहा था, सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता से कोई देश नहीं चल सकता है और राजनीतिक स्वतंत्रता भर से समानता आ नहीं सकती है। और मौजूदा वक्त में वह राजनीतिक स्वतंत्रता भी अगर मुस्लिमों को लेकर कुछ सवाल खड़े कर रही है तो इस समाज के भीतर जो मोटी मोटी लकीरें दिखाई देने लगी है अलग अलग प्रांतों में, और जहां पर पुलिस को और कानून व्यवस्था को अब सक्रिय होना पड़ रहा है, वहां पर एक दूसरा सवाल भी निकल कर आता है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से कानून का राज तो है, और कानून उस जगह पर कमजोर क्यों हो जाता है जहां पर राजनीतिक सत्ता की लाभ हानि दिखाई देने लगे, यह सवाल भी निकल कर आता है। हमने इस परखा कि दरअसल क्या वाकई मुस्लिम समाज के भीतर में भारत के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। हमको लगता है जैसे कंपनी लीजिए, विप्रो की कंपनी, वह भी एक मुस्लिम के जरिए चलाई जाती है, सिप्ला मुस्लिम के जरिए चलाई जाती है, हिमालया मुस्लिम के जरिए चलाई जाती है, रेड टेप जिसमें आप फुटवियर और फैशन के कपड़े देखते हैं वह भी एक मुस्लिम द्वारा क्रिएट की गई, हमदर्द यह भी एक मुस्लिम के द्वारा की गई, और इनका योगदान भारत की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और इस फहरिस्त में दुनिया के
तमाम देशों में जहां पर मुस्लिमों की तादाद है, उनके भीतर के ग्रोथ से कहीं तुलना में कहीं ज्यादा ग्रोथ इन मुस्लिमों का भारत के भीतर हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारत में राजनीति ही सिस्टम का पैमाना हो जाए, राजनीति ही देश के एनालिसिस का पैमाना हो जाए और राजनीति ही देश को अपने हिसाब से चलाने की परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दे, तो राजनीति यानी लोकतंत्र के मंदिर के भीतर जो कुछ कहा जाएगा वही इस देश में कानून इंप्लीमेंट करेगा और राज्यों के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। और समाज के भीतर जिन बातों को लेकर टकराव और संघर्ष की परिस्थितियां पैदा होगी, वह अब कुछ छुपा हुआ नहीं है, वो सब कुछ हमारी आपकी आंखों के सामने निकल कर आता है। अब यहां पर निकल के आइए कि भारत के भीतर में अलग अलग प्रांतों में जो मुद्दे उछल कर आते हैं वो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से क्यों नहीं जुड़ पाते हैं। हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक मुद्दों के जरिए वो आहत क्यों हो जाते हैं, और वो सवाल भारत की राजनीति का सबसे प्रिय सब्जेक्ट क्यों हो जाता है। और मौजूदा वक्त में देखिए तो राजनीतिक सत्ता, जैसे बीजेपी की राजनीतिक सत्ता है, जो किसी मुस्लिम को टिकट देती है, ना ही उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी से पार्लियामेंट के भीतर कोई मुस्लिम आपको सांसद मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिलेगा जहां वो ताकत के साथ उभर कर आई है। लेकिन एक स्थिति जरा यह देखने की शुरुआत कीजिए, भारत की स्थिति क्या है। भारत के भीतर में एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आप धर्म के लिहाज से बांट दीजिए मुसलमान को और दुनिया के लिहाज से भारत को देखिए, इन दोनों दृष्टि को एक साथ लेकर थोड़े चलने की कोशिश कीजिएगा। मुसलमान जो 6 से 14 बरस का है, 25% स्कूल नहीं गए। तो क्या भारत के भीतर में बाकी तमाम बच्चे स्कूल चले गए? नहीं गए। उनकी जो संख्या है, अगर 25% बच्चे स्कूल नहीं गए हैं तो उनकी संख्या बहुत खुले तौर पर बतलाती है कि इनकी तादाद स्कूल नहीं जाने वालों की ये लगभग 12.5% यानी उसकी है जो कि नहीं स्कूल जा पाए, स्कूल का चेहरा ही नहीं देख पाए, जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट ही बतलाती है। अब आप दूसरी तरफ देखिए कि जो मैट्रिक तक पहुंच पाते हैं उसमें भारत का रेशियो 26% का है। दुनिया के लिहाज से यह बहुत कम है, जनसंख्या के लिहाज से यह बहुत कम है। मुसलमानों में सिर्फ 17% है, लेकिन भारत की दृष्टि से आइएगा तो 26% बच्चे स्कूल में मैट्रिक के आगे नहीं जा पाते हैं। मिडिल स्कूल यानी जो सेकेंडरी एजुकेशन होता है, 50% मुस्लिम ही वहां पर पहुंच पाते हैं और हिंदुस्तान के भीतर में जो उसकी अपनी तादाद है उसमें सिर्फ 56% लोग ही पहुंच पाते हैं। हायर एजुकेशन तक की स्थिति हम आपको जिक्र कर रहे हैं, यानी बाकी 44% नहीं जा पाते हैं। लिटरेसी रेट जो है वह मुसलमानों में 57% का और देश का 74% का है। तो भारत की जब तुलना होगी तो दुनिया से होगी, और मुसलमानों की तुलना जो होगी तो देश के भीतर में अगर आप हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं उस दृष्टि से देख लीजिए। जातियों के लिहाज से आइएगा तो दलित, ओबीसी, शेड्यूल ट्राइब या इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इनका आप जिक्र करना की शुरुआत कर दीजिएगा और इनसे तुलना कीजिएगा। इसीलिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब 2006 में आई तो उसमें बताया गया कि दलितों से भी विपन्न स्थिति मुसलमानों की है। यह किसी ने नहीं किया कहा कि भारत के भीतर में लगभग 14% लोगों पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया गया। यह किसी ने नहीं कहा कि दलितों की स्थिति जो 15% की परिस्थिति है सामाजिक आर्थिक, उस पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता है। किसी ने नहीं कहा कि लगभग आदिवासी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी स्थिति इतनी नाजुक क्यों हो चली है, जबकि दुनिया में दूसरे देशों के आदिवासी जो, अगर भारत विकासशील देशों की कतार में है, हालांकि आर्थिक दृष्टि से इस दौर में बड़ा विपन्न हुआ है और पुअर स्टेट तक भारत को कहा जाने लगा है, कई जगहों पर अपनी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक और आईएफ ने मेंशन भी कर दिया है। तो भारत की अपनी स्थिति इतनी नाजुक है और उस नाजुक स्थिति में हम इसलिए बांटते चले जाते हैं क्योंकि इनको कोई वादा कर सके, कोई उम्मीद जगा सके, और इनके उम्मीद और वादों के आश्रय राजनीतिक सियासत की रोटियों को सेक कर इस लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचने की परिस्थितियों का रास्ता बनता चला जाए। मरता कौन है, संघर्ष कौन करता है, संघर्ष करते हुए उस तमाम स्थितियों को भोगता कौन है जिसके घर के भीतर में 2 रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। ध्यान दीजिएगा तो गरीब है, बेरोजगार है, मुफलिसी में जी रहा है, समाज के भीतर उसकी कोई हैसियत सिवाय इसके कि वह एक शख्स के तौर पर मौजूद है जिसको कुछ चाहिए। वह कुछ चाहने की परिस्थितियों में राजनीति उसे अपना शिकार बनाती है
और शायद इसीलिए मंदिरों को लेकर, मस्जिदों को लेकर, गिरजाघरों को लेकर, गुरुद्वारों को लेकर आप इस देश में जब चर्चा शुरू करेंगे तो राजनीति के मुंह से लार टपकेगा। लेकिन जब आप इस देश के नागरिकों का जिक्र करेंगे, भारत का जिक्र करेंगे, हिंदुस्तान का जिक्र करेंगे, उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का जिक्र करेंगे, बेरोजगारी का जिक्र करेंगे, पर कैपिटा इनकम का जिक्र करेंगे, प्रति व्यक्ति आय जो होती है उसका जिक्र करेंगे। एक परिवार के भीतर कल तक चर्चा होती थी किसानी कर रहा है तो जमीन बढ़ती चली जाएगी, आज की तारीख में जब रोजगार की परिस्थिति नहीं है और खुदकुशी करने वालों की संख्या, एनसीआरबी का डाटा बतलाता है कि बेरोजगारी की परिस्थितियों ने खुदकुशी करने की स्थिति में ढकेल दिया है और वहां पर जाति धर्म नहीं देखा जा रहा है। यह कौन सी परिस्थिति है? दूसरी बड़ी बात, भारत जो है परिवार का देश है। भारत सामूहिक परिवार के साथ रहता है और इस पूरी की पूरी बाजार अर्थव्यवस्था ने, और जिस बाजार अर्थव्यवस्था के साथ सरकारें खड़ी हैं, उनकी अर्थव्यवस्था खड़ी है, उसने लोगों को एकाकी परिवार की दिशा में ढकेल दिया है। यानी वह अकेले पति पत्नी और बच्चों के साथ रहे। इस परिस्थिति ने उनके एकाकीपन में उनको खुदकुशी की तरफ ढकेला अगर उनकी आर्थिक परिस्थिति नाजुक है। यानी समाज के भीतर का गुस्सा, समाज के भीतर का मवाद, समाज के भीतर का दर्द, समाज के भीतर की उम्मीद और आस, यह भी राजनीति इससे भी खिलवाड़ करने लगे। यह स्थिति इस देश के भीतर में कभी नहीं आई थी। यह धीरे धीरे राजनीति का हिस्सा कुछ इस तरीके से बनती चली जा रही है जहां पर मुद्दे नहीं रहते हैं, जहां पर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक चेहरे निकल कर आते हैं और वह लोगों को बांटते चले जाते हैं। हम जब इन बातों का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो सोचिए, पिछले दिनों एक जानकारी निकल कर आई। कहा गया कि जीएसटी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वसूली हुई है। रिकॉर्ड वसूली का मतलब यह होता है कि इस देश के लोगों ने रिकॉर्ड टैक्स में पैसा दिया है। और रिकॉर्ड टैक्स में पैसे का मतलब क्या होता है, इसको अगर सरलता से आप भोजन की थाली को ही अगर देखना शुरू कर दें और समझना शुरू कर दें तो चावल जो था 17% बढ़ गया। हम सिर्फ इसी साल का जिक्र आपसे कर रहे हैं। चावल 100 रुपए का चावल 117 रुपए मिलने लगा। दही 10 रुपए की दही बढ़कर वह 14 रुपए हो गई। हल्दी 26% बढ़ गया, 100 रुपए की हल्दी 126 रुपए मिले। अरहर दाल 8% बढ़ गया। पाव भाजी, महाराष्ट्र में पाव खाते हैं, पाव में 10% का इजाफा हो गया। मसाले 15% बढ़ गए। नमक 12% कीमत बढ़ गई। जो तेल खाने का होता है उसमें भी 12 से 18% की, और सरसों तेल तो 22% तक बढ़ गया। सवाल सिर्फ इतना है, जब सारी चीजें महंगी होती चली जा रही है तो उन पर सरकार जो टैक्स लेती है वह भी महंगा होते चला जा रहा है। तो सरकार अपनी पीठ ठोकती है कि हमने जीएसटी सबसे ज्यादा वसूला है, और जीएसटी का आंकड़ा आया इस बार 1,68,000 करोड़ का। तो ये जनता का ही पैसा वहां पर गया है, लेकिन कोई राहत और रियायत नहीं है। इस सारी परिस्थितियों में घर में सुबह का भोजन बनना है, रात का भोजन बनना है, टकराव बढ़ते चला जा रहा है, बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, समाज के भीतर में हिंसक गतिविधियां बढ़ रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक पहचान के आश्रय जिंदगी चलानी पड़ जाए और उसी आश्रय सुरक्षा मिलेगी। यह कौन सी स्थिति आकर हम लोग के सामने खड़ी हो गई। भारत ऐसा तो नहीं था, और वहां पर तो समधर्म समभाव का जिक्र हुआ करता था, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी मान्यता दी। फिर कहां गड़बड़ी हो गई। और इन सब के बीच एक सच यह भी है कि भारत की इन तमाम परिस्थितियों में अगर नई परिस्थिति को राजनीतिक तौर पर आप देखना शुरू करें तो राजनीतिक सत्ता ने, यानी बीजेपी की राजनीतिक सत्ता है मौजूदा वक्त में, अगर उसने खुद को अलग किया है मुस्लिमों से और अपने आप को हिंदू वोट बैंक और हिंदू पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर ही दिखाने की कोशिश की है, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी कोई विजन नहीं दे पाई। वो ये बता नहीं पाई कि वह मुस्लिमों से क्यों बचती है, वो उसे मंदिर में जाना पसंद है, वो मस्जिद की तरफ नजर भी उठाकर क्यों नहीं देखना चाहती है, जबकि समाज के भीतर का हिस्सा है ये सारी चीजें, और भारत उसी से रचा बसा है। इसमें कौन सी गड़बड़ी आ गई, वो कौन सी परिस्थिति थी। और ये जब महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे ही आप एंटर करेंगे उत्तर प्रदेश से निकलकर, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि जो स्थिति दलितों की है, जो मुस्लिमों की है, जो शेड्यूल ट्राइब की है, जो ओबीसी जिन मांगों को कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर भी हर पॉलिटिकल पार्टी अपने विस्तार के लिए इस देश के इन मुद्दों से हटकर उन राजनीतिक आधारों का साथ देने लगती है जिससे उसका विस्तार हो जाए। आप दो नाम लेंगे, खास तौर से AIMIM, ओवैसी साहब का नाम लेंगे, अभी मौजूदा वक्त में राज ठाकरे का नाम लिया जा रहा है, या हर उनको अपना राजनीतिक विस्तार करना है
और अपनी राजनीतिक पहचान को मजबूत करना है तो वह वोट बैंक कहीं से भी जुड़े, किस भी रूप में जुड़े, उसके पीछे के गणित को नहीं देखना है, क्योंकि उस समाज से हम सीधे रूबरू नहीं होते हैं, हमारा आमना सामना नहीं होता है। क्या आपने किसी पार्लियामेंट्री के घर को देखा है कि वह किसी बस्ती में रह रहा है? क्या आपने देखा है कि शहर के भीतर भी जो घनी बस्तियां होती हैं उससे हटकर किसी भी सांसद का घर देखा है, किसी मुख्यमंत्री का घर देखा है? बंगले तो उन्हें निर्धारित जो किए जाते हैं, और दिल्ली में ही जो तमाम मंत्रियों के बंगले लुटियंस की दिल्ली में है, वह दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हिस्से में नहीं आता है, वो एनडीएमसी के तहत आता है। न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो अलग है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए चलता है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ये दिल्ली की राजनीति के इर्द गिर्द चलता है। तो उनकी सुविधाएं और इनकी सुविधाएं, पार्लियामेंट के भीतर की बहस और उसके राजनीतिक सरोकार सत्ता पाने के लिए और उसके सामाजिक और आर्थिक सरोकार लोगों से जुड़ने के लिए, दोनों के भीतर में कोई तालमेल नहीं है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस देश में लोकतंत्र के मंदिर में भीतर बैठे लोग, अगर उनकी जिंदगी, उनकी कमाई, उनकी जिंदगी जीने के तौर तरीके, अगर उसमें कोई सरोकार आम लोगों से नहीं है, तो आम लोगों को यह लाउड स्पीकर पे सुनने की जरूरत है कि इस लोकतंत्र के मंदिर यानी पार्लियामेंट के भीतर होता क्या है। हालांकि लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, लेकिन हमें लगता है कि लाउड स्पीकर लगा के बताना चाहिए कि हाँ, ये तो भाई संसद है, वहां पर बहस हो रही है। और खास तौर से जब जातियों को लेकर और धर्म को लेकर कहीं पर दंगे हो गए, उसको लेकर कहीं हिंसा हो गई, सांप्रदायिक हिंसा, उसको लेकर जो भी बहस जिस रूप में होती है, उसको इस देश के लोगों को सुनाने की व्यवस्था क्यों नहीं करनी चाहिए? और अगर राजनीतिक तौर पर भारत का लोकतंत्र का मंदिर इतना ही मजबूत है और भारत कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से चल रहा है, तो फिर डर किस बात का होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। और एक कानून उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर को लेकर अलग होगा, महाराष्ट्र में अलग होगा, सांप्रदायिक हिंसा के बाद किनसे पेश आना है उसको मध्य प्रदेश में लेकर अलग होगा, पंजाब में अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा, उत्तर प्रदेश में अलग होगा। यह एक अजीबोगरीब परिस्थिति है कि क्या यह संभव है? और जब कानून का राज एक ही धारा के तहत चीजों को लेता है, तो फिर क्या यह संभव है? और ऐसी कौन सी परिस्थिति है, जैसे ही धर्म और जाति के आश्रय कोई नेता जब बड़ा होने लगता है, तो वह उस राजनीति के केंद्र में आकर खड़ा हो जाता है और समूची राजनीति उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है। कोई उसे वजीर बनाना चाहता है, कोई प्यादा बनाकर खुद वजीर बनना चाहता है। इसका तोड़ किसी के पास है क्या? और भारत की इस राजनीतिक व्यवस्था में धर्म के आश्रय बढ़ जाइए, और जो भी सोशल स्ट्रक्चर, नौकरी, हायर एजुकेशन, जो भी आपके जहन में सवाल आता हो, आप कम से कम एनालिसिस 3 आधारों पर करना शुरू कीजिए। एक तरफ आप हिंदू को भी रख दीजिए, मुस्लिमों को भी रख दीजिए। जानकर हैरत होगी, मुस्लिमों की जितनी तादाद आर्थिक विपन्नता में जी रही है, उससे कई गुना ज्यादा लोगों की तादाद हिंदू के भीतर भी है। तो फिर लेकिन आर्थिक विपन्नता और आर्थिक मजबूरियों को लेकर चर्चा नहीं होगी, 2 जून की रोटी को लेकर सवाल नहीं उठेगा। जो 80 करोड़ की तादाद इस देश में दिखाई जाती है, तो अगर 80 करोड़ में आप सारे 20 करोड़ मुसलमानों को भी डाल देते हैं जो कि मुफ्त राशन पे जी रहे हैं, तो भी तो 60 करोड़ हिंदू ही हो गए ना। लेकिन इसका मतलब क्या है? मैसेज ये है इस देश के भीतर में कि हम इस देश का जिक्र नहीं करेंगे, इंडिया का जिक्र नहीं करेंगे, भारत का जिक्र नहीं करेंगे, हिंदुस्तान का जिक्र नहीं करेंगे। हम एक ऐसी परिकल्पना को आपके सामने परोसेंगे जिसमें आपको गौरवान्वित महसूस हो, हिंदू और मुसलमान कहते हुए। किसी को कौम की फिक्र होगी, कोई हिंदू राष्ट्र की दिशा में बढ़ेगा। जातियों को लेकर दलित की विपन्नता और उसके मवाद और उसके घाव को देखने की स्थिति में कोई नहीं आएगा, लेकिन उसके दर्द को एक्सप्लॉइट पार्लियामेंट तक में खुले तौर पर किया जाएगा। और कोई नहीं बताएगा कि 1947 में, आजादी के बाद 1950 में, जब राजेंद्र प्रसाद भाषण दे रहे थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति, तो उन्होंने अपने भाषण में जिन 2 बातों का जिक्र किया था, उसमें जो भारत का आर्थिक तौर पे गरीब तबका है, जिसमें दलित भी था, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, जिसमें समाज से जुड़े हुए आदिवासी भी आते हैं, वो सारे इनको कितने सालों में लेकर मुख्यधारा से जोड़ना है, यह भी सवाल था। आरक्षण को लेकर भी सवाल था। यानी एक मेन स्ट्रीम की जो कवायद थी, वह मानकर चली जा रही थी कि कम से कम 75 बरस तो नहीं लगेंगे। लेकिन यह किसे पता था कि 75 बरस के बाद वो सारे घाव और सारा मवाद और बढ़ जाएगा, और यही राजनीतिक
ढाल के तौर पर इस देश की सियासत का हिस्सा होगा और करोड़ों मंदिर, लाखों मस्जिदें, हजारों गिरजाघर और सैकड़ों गुरुद्वारों से हटकर खामोशी के साथ लोकतंत्र का मंदिर अपनी सियासत को साधते चला जाएगा। अक्षय तृतीया है, उसकी भी बधाई, ईद की भी मुबारकबाद, परशुराम जयंती है, उसकी भी मुबारकबाद, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी को लेकर भी याद कीजिए। तमाम परिस्थितियों को जीते हुए एक बात हमेशा जहन में रखिए, भारत संविधान से चलना चाहिए। भारत की अपनी संप्रभुता उस संविधान पर टिकी हुई है जिसको बनाने में बरसों बरस लगे, और उसी के आश्रय इस देश के तमाम समाज के लोगों को जीने के बारे में जानकारी तो दी जाती है, लेकिन संविधान के मातहत लोकतंत्र के मंदिर में ये सारी बातें क्यों गौण हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।